ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में बोले थे हम लोग 3 चीज़ कवर करेंगे। क्या क्या? पहला तो एक इनकम टैक्स क्या होता है, सेकंड क्या बताए थे, सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, और थर्ड क्या, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो सेकंड सॉफ्टवेयर के बारे में, जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग को काम करना है आज उस बारे में डिस्कस करें। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, क्लियर टैक्स। इसमें क्या होता है, कोई भी हम लोग किसका रिटर्न भरेंगे, क्लाइंट का। क्लाइंट किसका, क्लियर टैक्स कंपनी की तरफ से। जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, क्लियर टैक्स के पास जाएगा, जाके क्या बोलेगा, मेरे को अपना रिटर्न भरना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, क्लाइंट जाएगा क्लियर टैक्स के पास, बोलेगा रिटर्न भरना है। क्लियर टैक्स क्या करेंगे, उनका एक सेल्स टीम होगा। ठीक है, हर कंपनी में एक सेल्स टीम रहता है ना, तो वैसे वो भी अपने सेल्स टीम को वो बता देंगे कि ये क्लाइंट है, इसका डिटेल दे देंगे कि उसको रिटर्न भरना है। सेल्स टीम अपने आप उसको कॉल करेगा, बात करेगा, जो भी प्लान उसको परचेज करना है खरीदवा देगा। ठीक है, जब वो खरीद लेगा, पेमेंट कर देगा, फिर वो कहाँ जाएगा, आरएम के पास। ठीक है, आरएम को असाइन हो जाएगा। आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर। जैसे हर जगह रहता है ना एक रिलेशनशिप मैनेजर, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कहाँ जाना है, रिलेशनशिप मैनेजर के पास। क्लाइंट को रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाएगा। रिलेशनशिप मैनेजर का रोल क्या रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे हम बोले ना AIS, TIS, फॉर्म 16, चालान, वो सब कौन देगा, क्लाइंट देगा। क्लाइंट क्या करेगा, आरएम को वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अभी जब सारा डॉक्यूमेंट आरएम को मिल गया, वो उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके फिर वहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, हम लोग का काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट मिल गया, अभी यहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट होगा। ओके, और जो भी हम लोग काम करेंगे सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए। कि जैसे आप किसी का कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसमें एक चैट बॉक्स वो हम दिखा देंगे, तो उसको उस चैट बॉक्स में मांगना है। चैट बॉक्स में मांगने से क्या होगा, उसमें आरएम भी है, क्लाइंट भी है, हम लोग भी है, सब कोई उसमें। चैट बॉक्स में अगर आप मांगेंगे तो सबको पता चलेगा कि किसके एंड से, मतलब फाइल अगर पेंडिंग है तो किसके एंड से पेंडिंग है। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको जो भी स्टेटस है, वर्क स्टेटस है, उसमें चैट बॉक्स में अपडेट करना है। ठीक है, फिर जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा स्टेटस चेंज करना है। ओके, अभी हम लोग का जो काम होगा, ठीक है, तो जैसे ही आरएम वेरीफाई कर लिया, ऑर्डर किसके पास है, हम लोग के पास है। आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कॉल, मतलब क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका काम हम लोग को मिल गया, आपका काम चल रहा है। ठीक है, उसको नहीं तो पेशेंस नहीं रहेगा ना कि काम मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है मेरा काम, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसके माइंड में, तो उसको एक इंट्रोडक्शन कॉल दे देंगे कि हाँ आपका काम हम लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड क्या, डॉक्यूमेंट अवेटेड स्टेटस। तो ये सेकेंड स्टेज इसका डॉक्यूमेंट अवेटेड रहता है कि डॉक्यूमेंट क्लाइंट का आना बाकी है। जब डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। डॉक्यूमेंट मिल गया, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए, वेरीफाई होने के बाद अभी काम चालू हो गया। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट अवेटेड यहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि आरएम तो ऑलरेडी ले चुका है डॉक्यूमेंट, बट उसके बाद भी अगर हम लोग चेक कर रहे तो हम लोग भी देख रहे कुछ डॉक्यूमेंट उसका पेंडिंग है। ठीक है, वो तो अपने एंड से देखा ही है, बट सपोज उससे भी कुछ मिस हो गया तो डॉक्यूमेंट अवेटेड स्टेटस में जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, वर्क इन प्रोग्रेस में आ गए, काम खत्म हुआ, उसको कंप्यूटेशन भेज दिए। कंप्यूटेशन मतलब क्या, उसको पूरा डिटेल भेज दिए, समरी एक भेज दिए कि टोटल आपका इतना इनकम है, इस सोर्स में डिफरेंट हेड्स में आपका टोटल इतना इनकम हो रहा है, ये डिडक्शन लिए हम लोग, इतना डिडक्शन लेके फाइनल आपका इनकम इतना आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स आपका इतना बन रहा है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, कंप्यूटेशन भेजने के बाद क्लाइंट उसको क्या करेगा, या तो देखेगा, उसको कुछ डाउट होगा, क्वेश्चन करेगा, कुछ आप गलत भरे होंगे या कुछ मिसिंग होगा तो आपको डिटेल्स बोलेगा कि नहीं मेरा वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी है, उसको भी आप ऐड कीजिए, या लाइफ इंश्योरेंस भी है, उसको भी ऐड कीजिए। आप भी उससे पूछ सकते हैं कि और कुछ उसमें ऐड करना है क्या। तो अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो चेंजेस करेंगे, नहीं करना है तो फिर अप्रूव कर देगा वो। अप्रूव करके फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, टैक्स भरेगा ना। अगर कुछ उसका पेमेंट आ रहा है तो क्या करेगा, टैक्स भरेगा। टैक्स भरने के बाद रिटर्न सबमिट और वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट है जो ये ऑर्डर एक्सेप्टेंस, तो इसमें इस तरह से उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कि हेलो सर मैडम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, सुबह मैसेज करे तो गुड मॉर्निंग, इफ शाम में करे तो गुड इवनिंग, आई एम योर टैक्स एक्सपर्ट, करेंटली आई एम वर्किंग ऑन योर फाइल, मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन नंबर देके, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स। तो ये नंबर अपना, हाँ, क्लाइंट का नंबर थोड़ी देंगे, और किसका हो? किसका देंगे और सूर्या सर का दे दीजिएगा नंबर। नहीं, ठीक है,
तो इस तरह से क्लाइंट को एक मैसेज ड्रॉप कर दिए, तो वो भी क्या हुआ, उसको मालूम चला कि हाँ उसका काम चल रहा है। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट अवेटेड, इसमें आपको क्या करना रहेगा, कहाँ से चेक करेंगे, AIS में। AIS में चेक करेंगे, क्या पता चलेगा कौन कौन सा उसका इनकम है। सैलरी इनकम है, तो अगर AIS में सैलरी दिख रहा है, फॉर्म 16 चेक करेंगे दिया है कि नहीं दिया है तो मांगेंगे। कैपिटल गेन अगर दिख रहा है, सेल ऑफ शेयर्स अगर दिख रहा है तो चेक करेंगे कैपिटल गेन स्टेटमेंट दिया है कि नहीं। फिर उसके अलावा टोटल अमाउंट भी मैच करेंगे। कैपिटल गेन स्टेटमेंट दिया है, सेल अमाउंट टोटल आ रहा है सपोज 2 लाख रुपया, AIS में दिखा रहा है कि 3 लाख का शेयर सेल किया है। ठीक है, तो 2 लाख का तो दे दिया, रिमेनिंग और 1 लाख का देगा ना, तो वो उससे मांगेंगे। ठीक है। AIS में और क्या चेक करेंगे, अगर सपोज हाँ वही AIS चेक करके उसका डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना। सैलरी अगर AIS में दिखा रहा है, फॉर्म 16 मांग लेंगे, अगर दिया है तब नहीं मांगेंगे, बट नहीं दिया तो मांग लेंगे। वैसे कैपिटल गेन अगर कुछ है AIS में शो कर रहा है, मांग लेंगे उससे। उसमें भी सेल अमाउंट को मैच करना है। अगर सेल अमाउंट AIS में ज़्यादा है बट वो जो स्टेटमेंट दिया उसमें कम है, तो फिर उससे मांगेंगे। ठीक है। इसी तरह से सारा उसका जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए एक ही बार में उसको मैसेज कर देंगे। मैसेज भी करेंगे और एक है ना डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी मांगेंगे और एक क्लियर टेक्स्ट चैट के थ्रू भी मांगेंगे। ठीक है। तो ये दोनों पे हम बाद में बताएंगे कहाँ से मांगना है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अवेटेड स्टेटस में जो भी डॉक्यूमेंट उसका पेंडिंग है एक ही बार में, वो नहीं कि बार बार मांगेंगे कि फर्स्ट डे हम उसको बोले कि फॉर्म 26 दे दीजिए, सेकेंड डे उसको बोलेंगे फॉर्म 16 दे दीजिए, तो वैसे नहीं करना है, जो मांगना है एक बार में। ठीक है। तो प्रॉपर उसको चेक करना है, चेक करके एक लिस्ट बनाना है, हाँ ये डॉक्यूमेंट उसका बाकी है, एक ही बार में उससे मांग लेना है। ठीक है। अभी कैसे मांगेंगे कि जैसे AIS रिपोर्ट आप चेक किए, सर एज पर योर AIS रिपोर्ट यू हैव सोल्ड फ्यू शेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, प्लीज़ प्रोवाइड अस द डिटेल्ड कैपिटल गेन स्टेटमेंट इन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है। डिटेल्ड यहाँ वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है, समरी से हम लोग का काम नहीं होगा ना, ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल चाहिए, तो डिटेल, और हम लोग को वर्किंग के लिए एक्सेल में चाहिएगा, तो इसलिए ये 2 वर्ड वहाँ लिखा हुआ है, डिटेल्ड कैपिटल गेन स्टेटमेंट और एक्सेल फाइल चाहिए। ठीक है। इसी तरह से एज पर योर, अगर सपोज हम लोग देख रहे हैं कि वो 2 जगह काम किया, ठीक है, उसके 2 एम्प्लॉयर है, AIS में पता चल रहा है ना, नाम भी आ जाता है उसमें कि ये एम्प्लॉयर से इतना TDS कटा, ये एम्प्लॉयर से वैसे। तो अगर 2 एम्प्लॉयर है, एक ही एम्प्लॉयर का 26 फॉर्म 16 दिया है, तो क्या करेंगे, दूसरे का भी मांग लेंगे। ठीक है। इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर का होगा तो एसेट लायबिलिटी का उससे डिटेल मांग लेंगे। तो ये सब का हम फॉर्मेट भी आप लोग को दे देंगे, कौन से फॉर्मेट में मांगना है। आपको सिंपली क्या करना है, उसको एक्सेल फाइल देना, एक्सेल फाइल को फिलअप करेगा, उसको देख के फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है। आप उसको फॉर्मेट दिए, फिलअप करके दिया, जैसी फाइल है उसको सीधा अपलोड कर दिया। बट अपलोड करने से आपका काम ख़त्म नहीं होगा, अपलोड करने के बाद फिर उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है। ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये तो सॉफ्टवेयर है, अगर सपोज़ आप टाइपिंग किए, टाइपिंग में गलती से 0 की जगह O वो लिख दिया, सॉफ्टवेयर है ना, रीड करेगा नहीं, तो वहाँ O को क्या कर लिख देगा, 0 लिख देगा। बट अगर 0 लिख दिया, आपको तो मालूम नहीं चला, आप सोचे मैं तो अपलोड कर दिया हूँ, डिटेल चला गया होगा। तो डिटेल जाने के बाद भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि सही डिटेल गया है कि नहीं, या कुछ मिसिंग तो नहीं है। हाँ, पहले तो अपलोड करेंगे ना, अपलोड करेंगे, जो गलती है पता चल जाएगा ना। अगर पहले भी चेक कर रहे तो चेक करके फिर अपलोड करके फिर चेक करना है। अगर पहले भी चेक कर रहे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर 0 होगा, उसको पहले 0 कर दिए और फिर उसको अपलोड कर दिए, अपलोड करके फिर से चेक करना है। लेकिन अपलोड होने के बाद एक बार और चेक करना है। ठीक है, मैंडेटरी है वो। फिर अगर उसको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, इनकम टैक्स पोर्टल में। पैन नंबर है आपके पास और आपको क्या चाहिएगा, पासवर्ड चाहिएगा। पासवर्ड मांगे, प्लीज़ प्रोवाइड IT पोर्टल पासवर्ड टू फाइल फॉर्म 10 IEA टू क्लेम डिडक्शन अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। वो जो फॉर्म बताए थे ना, एक फॉर्म भरना होगा, उसके लिए इस तरह से चैट बॉक्स में उसको लिखेंगे। ठीक है। फिर जब आप कंप्यूटेशन भेज देंगे उसको, आप तो यहाँ से कंप्यूटेशन शेयर कर दिए, उसको कहाँ से मिलेगा, तो ये उसको प्रोसेस है। कोई अगर पूछेगा ना कि मैं कंप्यूटेशन कहाँ ढूंढूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है, तो उसको बस ये कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, वो देख लेगा। तो उसको वहाँ लॉगिन करना है, गो टू माई ऑर्डर्स, वैसे ऐसे करके, तो पूरा स्टेप लिखा हुआ है। आपका काम है बस उसको कॉपी पेस्ट करना। या अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है तो बस उसको गाइड कर दीजिएगा। गाइड कैसे करेंगे, उनको बोलिएगा कि आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद माई ऑर्डर्स में जाइए, उसके बाद व्यू डिटेल्स होगा, व्यू डिटेल पूछेगा कहाँ है, नहीं मिल रहा है तो बोलिएगा ऑन गोइंग ऑर्डर एक है,
ऑनगोइंग ऑर्डर में जाइए, वहाँ व्यू डिटेल्स देखिए, फिर वहाँ व्यू फाइलिंग देखिए। तो बस जो लिखा है वही उसको कॉल पे बोल देना है। अगर सपोज़ कोई क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा है, कॉल में वही चीज़ उसको बता देना है। फिर वहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में टॉप में टैक्स समरी लिखा होगा, उसको बोलेगा वहाँ देखिए सर फोर्थ ऑप्शन में आपको टैक्स समरी दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करके देख लीजिए। अगर टैक्स पेमेंट करना है तो ये बताए थे ना सेकेंड क्लास में, इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे, फिर बताए थे ना यहाँ पर शॉर्टकट भी रहता है, यहाँ पर ई पे टैक्स है, या तो लॉगिन करके भी कर सकते हैं, लॉगिन करके ई फाइल फिर ई पे टैक्स, लॉगिन करेगा तो लॉगिन ई फाइल ई पे टैक्स फिर न्यू पेमेंट वैसे करके। लॉगिन करने से ही वो आएगा ना। अगर लॉगिन नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल में लेफ्ट साइड में आपको ई पे टैक्स करके एक आ रहा था ना, इनकम टैक्स पोर्टल में लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक था ना ई पे टैक्स, बस वहाँ क्लिक करेंगे, पैन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, OTP जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है ना, अगर आप लॉगिन नहीं किए तो ये वाला स्टेप है। अगर लॉगिन किए तो हाँ, लॉगिन किए तो वही ई फाइल फिर ई पे टैक्स, बट अगर लॉगिन नहीं किए तो पैन नंबर, मोबाइल नंबर, OTP डालेंगे, तो उसके बाद इनकम टैक्स प्रोसीड वो सब करके कर लेंगे। ठीक है, बताया था ना असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 24-25 का फाइल करेंगे तो 25-26। टाइप ऑफ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट 300, ये एकदम फर्स्ट ऑप्शन रहता है सेल्फ असेसमेंट, उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर जो भी उसका टैक्स लायबिलिटी है पूरा उसको भर देंगे, वो लिख देंगे जितना उसको पेमेंट करना है, और फिर तो यही बस क्लाइंट को बताना है। एक बार जब पेमेंट हो जाएगा तो चालान डाउनलोड होगा, फिर वहीं पर चालान अपलोड भी करना, उसमें भी हाथ से आपको भरना नहीं है। इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको सिर्फ अपलोड करने से ही आ जाएगा, एक एक चीज़ भरना नहीं है, बट अपलोड करने के बाद क्रॉस वेरीफाई करना है। चालान भी अगर अपलोड किए उसको भी क्रॉस वेरीफाई करना है, डेट सही है कि नहीं, सीरियल नंबर सही है कि नहीं, BSR कोड सही है कि नहीं, अमाउंट सही है कि नहीं, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो कुछ गलत निकला तो सही करेंगे उसको, फिर से। हाँ ठीक है। अभी देखिए ये जैसे ये एक ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर का आपको हम लिंक दे देंगे, लिंक में क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये स्टेटस टाइप है, तो जो हम बोले ना बीच बीच में आपको स्टेटस अपडेट करते रहना है। तो अभी जैसे डॉक्यूमेंट अवेटेड स्टेटस में, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाइड स्टेटस, जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वेरीफाई करके हम डॉक्यूमेंट वेरीफाइड स्टेटस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी क्लाइंट डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करेगा, क्लाइंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्लाइंट अपलोड कर देगा। ठीक है, अभी ये जो अपलोड किया है, अगर यहाँ पार्ट सक्सेसफुल लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से अपने आप डिटेल्स वहाँ जा चुका है, आपको अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट के यहाँ अपलोड करते ही डिटेल अपने आप वहाँ चला गया। बट अगर सपोज़ वो अपलोड में कुछ गलती कर दिया, जैसे 26 AS की जगह वो फॉर्म 16 अपलोड कर दिया, ठीक है, यहाँ क्या अपलोड होगा 26 AS, बट सपोज़ वो फॉर्म 16 गलती से अपलोड कर दिया, तो ये वाला तो वहाँ डेटा जाएगा नहीं, है ना। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उससे दोबारा मांगेंगे नहीं, हम लोग के पास तो यहाँ पर डेटा आ चुका है ना, तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड करके, यहाँ से हम लोग व्यू करके देख के वहाँ पर डेटा दे देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वो ऑलरेडी दे दिया है ना, तो फिर दोबारा क्यों मांगेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट है, भले ही वो कुछ काम का नहीं है, भले अगर सपोज़ पैन कार्ड लिखा है या सपोज़ आधार कार्ड वो अपलोड किया, आधार कार्ड हम लोग को इसमें कुछ काम का नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग को एक बार जो भी डॉक्यूमेंट दिया एक बार ओपन करके देखना है। हो सकता है आधार कार्ड वो लिख दिया बट उसके अंदर आधार कार्ड नहीं है, फॉर्म 16 हो सकता है नाम वो गलत लिखा है, फाइल नेम गलत लिखा है, कुछ और अपलोड कर दिया। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड होगा सबको चेक करना है क्या है, एक बार एटलीस्ट ओपन करके कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो जब भी नया डॉक्यूमेंट क्लाइंट से मांगेंगे एक बार पहले ये चेक करना है क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही मांगना है। ठीक है, अगर सपोज़ कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है तो यहाँ पासवर्ड भी वो लिखा रहता है। अब उससे और एडिशनल डॉक्यूमेंट कहाँ से मांगेंगे, ये देखिए यहाँ है ना रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, जो भी आपको चाहिए एडिशनल फॉर्म 16, जो बोले ना एक दो जगह काम किया है, दो जगह काम किया, दो फॉर्म 16 होगा, तो यहाँ पर एक अपलोड कर दिए फॉर्म 16। कभी कभी चेक करना पड़ता है HRA है कि नहीं, LTA है कि नहीं, उसके लिए क्या मांग लेंगे, पे स्लिप। ठीक है, चालान, जो भी चालान पेमेंट किया है वो सब मांग लेंगे, जो चाहिए वो जो भी इसमें चाहिए इसमें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके नीचे सेंड ऑप्शन होगा, सेंड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए,
सेलेक्ट करके फिर सेंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। AIS अगर चाहिए AIS में टिक करेंगे, वहाँ मांग लेंगे। बट अगर पासवर्ड दिया है तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, फिर उससे क्यों मांगेंगे। अगर सपोज वो पासवर्ड दे दिया AIS 26 डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको अगर उसको कुछ भेजना है, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ सेलेक्ट करके सेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बोलते हैं। अभी हाँ, हम लोग को उसको क्या भेजना होगा, जो जैसे फॉर्मेट हम बताए थे ना, तो फॉर्मेट में कौन कौन सा, अभी जैसे कैपिटल गेन है, ठीक है। कैपिटल गेन में अभी वो जो शेयर ट्रेडिंग कर रहा है तो कुछ एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा होगा ना। जैसे मान लीजिए आप लोग चैटिंग करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर सपोज़ कोई कैपिटल गेन शेयर ट्रेडिंग वो सब कर रहा है, कुछ एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा होगा। प्लेटफॉर्म जैसे कि कोई हो सकता है ज़ीरोधा में अकाउंट होगा, ये सब सुने ना, ज़ीरोधा, पेटीएम सिक्योरिटी, HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटीज़, तो जो भी वो स्टेटमेंट जो भी यूज़ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वो ग्रो ऐप यूज़ कर रहा है, ठीक है। ग्रो ऐप सुने सब, कौन सा सुने बोलिए, ICICI सुने होंगे, ठीक है। सपोज़ ICICI यूज़ कर रहा है तो उसको आपको क्या करना है, बस ये जो PDF है, PDF उसको भेज देना है। वो क्या करेगा, PDF पढ़ के अपने आप डाउनलोड करके आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कंपनी है सबका लिखा हुआ है कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। ये देखिए पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है, फ़ोटो भी है साथ में। ICICI में जाएगा, ये वाला लिंक ओपन करेगा, लिंक ओपन करने से ये पेज खुलेगा, इसमें ID पासवर्ड देना है, पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो के साथ है। उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा, इक्विटी में जाएगा, इक्विटी का डाउनलोड करेगा, म्यूचुअल फंड में जाके उसका डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो यहाँ जितना भी है शेयर इसका सबका वो स्टेप दिया हुआ है कैसे डाउनलोड करना। कोई अगर बोलेगा ना मेरे को डाउनलोड करना नहीं आता है, कोई अगर वैसा भी क्लाइंट होगा ना जिसको नहीं आता होगा, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो मालूम नहीं है, तो उस केस में इसको गाइड भेज देंगे, यहाँ से पढ़ के अपने आप कर लेगा, ठीक है। अब अगर सपोज़ यहाँ से वो भेज दिया हम लोग को, अभी कुछ उसमें एरर आ रहा है या नहीं हो रहा है फाइल, सपोज़ वो फाइल रीड नहीं कर पाए, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण डेटा इनकम्प्लीट गया, तो हम लोग ये जो टेम्पलेट एक है, ठीक है, ये टेम्पलेट में इसको फाइल प्रिपेयर करेंगे, टेम्पलेट में फ़ाइल प्रिपेयर करके ये वाला फाइल को अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर ज़ीरोधा वो सब दिया तब तो ठीक है, ऐसे ही अपलोड हो गया, डेटा आ गया, क्रॉस वेरीफाई कर लिए। बट अगर कुछ डेटा नहीं लिया या कुछ सपोज़ वैसा है, कोई कंपनी है जिसका वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई ऐसा कंपनी जिसका ऑप्शन ही नहीं हो, कोई ऐसी बहुत छोटा सा कंपनी है जिसका ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में ये टेम्पलेट है, इसमें प्रिपेयर करेंगे डेटा, इस पर प्रिपेयर करके क्या करेंगे, अपलोड। तो अब जो एक्सेल फाइल बोले थे, एक्सेल फाइल किस लिए बोले थे कि अगर वो एक्सेल में दे रहा है तो यहाँ पर क्या है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। PDF में दे रहा है तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा ना, PDF में दे रहा है तो क्या करना होगा, पहले उसको PDF से एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, एक्सेल में कन्वर्ट करके फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, या फिर देख देख के टाइप करना होगा। अगर सपोज़ 1 या 2 ट्रांजेक्शन है तो इतना माथापच्ची नहीं करके सिर्फ देख के टाइप कर लेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो बैठ के इतना टाइप तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे आप एक्सेल में दीजिए। बट अगर वर्स्ट केस में अगर क्लाइंट नहीं दे पा रहा है एक्सेल में, तो फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, अगर शेयर्स है तो यहाँ जाएगा, म्यूचुअल फंड है तो यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या पूछ रहा है, अगर इक्विटी है तो ये सब डिटेल कहाँ, वो जो स्टेटमेंट दिया है ना उसी में लिखा हुआ मिल जाएगा सर, ठीक है। जो भी डिटेल है उसी में सब कुछ मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कितना क्वांटिटी वो सेल किया है, ठीक है, कितना क्वांटिटी वो सेल किया है। अब वो जो सेल किया है कितने में ख़रीदा था, कब ख़रीदा था, है ना। डेट ऑफ परचेज में क्या जाएगा, वो जो सेल किया है वो कब ख़रीदा था और कितने में ख़रीदा था, ठीक है। कितना क्वांटिटी, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ये सेल क्वांटिटी जाएगा, ठीक है। हम लोग को तो सेल से रिलेटेड सारा डिटेल देना है ना, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स मतलब सेल का क्वांटिटी, जो सेल किया है वो कब ख़रीदा था, उसका परचेज डेट, कितने में ख़रीदा था उसका डेट, कब बेचा वो डेट, प्राइस पर यूनिट, और फिर टोटल, मतलब ये आपका क्वांटिटी इनटू सेल, ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब अगर 31 जनवरी 18 से पहले का वो खरीदा होगा तो उसमें एक फेयर मार्केट वैल्यू भी लिखा होगा। तो क्लाइंट जो आपको स्टेटमेंट देगा ना उसमें सारा ये सब कॉलम होगा, आपको क्या करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है।
वो सब करके अपने आप आपका फाइल रेडी हो गया। फाइल रेडी होने के बाद सेव करके अपलोड करना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए शेयर्स का है, अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर सोल्ड मतलब कौन से कंपनी का शेयर वो बेच रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या, जो कौन से कंपनी का शेयर, कौन सा शेयर्स वो बेच रहा है, शेयर्स का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो A to Z सब उसमें लिखा हुआ रहता है, आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। उसका भी ऐसे ही सेम ऐसे ही हेडिंग रहेगा। यहाँ जैसे है ना नंबर ऑफ़ शेयर्स, वहाँ भी वही रहेगा। ये हो सकता है नंबर ऑफ़ शेयर्स की जगह क्वांटिटी लिखा हो, ठीक है। परचेज डेट की जगह डेट ऑफ परचेज, एक ही बात है, या एक्विजिशन डेट, ठीक है। तो ये हम लोग दे देंगे, ये जैसे ही दिया उसको अपलोड कर देंगे। बट अगर नहीं ले रहा है, अपलोड में सपोज़ फेल दिखा रहा है कि अपलोड फेल्ड या वैसे कुछ भी एरर आ रहा है, उस केस में एक्सेल फाइल रेडी करके उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी एक और बता देना कि जिसका इनकम 50 लाख अबव है उसको कैपिटल ये एसेट लायबिलिटी का डिटेल देना है। इसमें क्या करेंगे, आप उसको एज इट इज़ ये फाइल दे देंगे, वो क्या करेगा, इसको फिलअप करेगा। फिलअप करके आपको देगा, आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करके क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसमें एड्रेस मतलब उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी उसके नाम पे, उसका डिटेल्स यहाँ पर जाएगा, ठीक है। एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद फिर लास्ट में अमाउंट हो गया, है ना। परचेज कॉस्ट कितने में खरीदा था। अभी जैसे ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी उसको ऐसा नहीं कि एक एक बिल निकालेगा, बिल को ऐड करेगा, वैसे अमाउंट बताएगा। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट फिगर भी डाल सकते हो, उससे पूछ लीजिएगा कि आपके पास कितने का ज्वेलरी है, ठीक है। अभी लायबिलिटीज़ इन रिलेशन टू एसेट। इन रिलेशन टू एसेट मतलब सपोज़ यहाँ पर कुछ व्हीकल दिखाया है, ठीक है। व्हीकल के अगेंस्ट में कार लोन लिया होगा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हाउसिंग लोन लिया होगा, तो उसके अगेंस्ट में जो उसका लायबिलिटी है बस वही अमाउंट जाएगा, ठीक है। और जिससे भी उधार लिया या जो भी किया वो सब यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से वही जाएगा जो एसेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला भी उसको भेज देंगे, वो भर के देगा, हम लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अब हो सकता है कि सपोज़ बाय मिस्टेक वो एड्रेस यहाँ लिखा है एंड गलती से क्या हुआ, अमाउंट उसके नीचे वाले कॉलम में लिख दिया, तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर उसको रीड नहीं करेगा। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि क्लाइंट से गलती हो गया, या कुछ एक, हाँ सपोज़ कोई एक मैंडेटरी फील्ड है वो उसको भूल गया लिखना, ठीक है। सपोज़ वो पिन कोड लिखना भूल गया, पिन कोड लिखना भूल गया, एरिया दिया हुआ है, सीधा गूगल में मार के पिन कोड देख लीजिएगा। वो छोटा सा चीज़ के लिए थोड़ी क्लाइंट को बार बार कॉल करेंगे, एरिया दिया हुआ है, हाँ गूगल में सर्च कर लीजिएगा, पिन कोड पता चल जाएगा। या फिर अगर क्लाइंट अवेलेबल है उसको मैसेज कर दीजिएगा कि इसका पिन कोड ये है। नहीं तो फिर सबसे बेस्ट है गूगल में देख के सर्च करके वहाँ लिख दीजिएगा। एकदम लास्ट में जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन होगा ना, कंप्यूटेशन जब उसको भेजेंगे, तो उस समय बोल दीजिएगा कि सर वो आप दिए नहीं थे, मैं वहाँ गूगल में करके वहाँ देख कर लिख दी हूँ, तो वो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, सही है तो उसी समय प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो वो लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लाइंट से कंप्यूटेशन का जब डिस्कशन होगा उस समय ये पूछना है, उस समय जब डिस्कस करेंगे पूछ के फाइल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट को भेजना है, उस ये हो गया क्लाइंट, हाँ ये हो गया क्लाइंट से जो मांगना है यहाँ से मांगेंगे, क्लाइंट जो देगा यहाँ पर शो कर देगा, ये हो गया उसको जो भेजना रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी उसको डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर हम लोग क्या करना होगा, स्टार्ट फाइलिंग। ये अभी डिसेबल इसलिए है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अवेटेड स्टेटस में, इसको जैसे हम डॉक्यूमेंट वेरीफाइड दिखा देंगे तो वो स्टार्ट फाइलिंग में आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट दिया नहीं है इसीलिए वो अभी तक स्टार्ट फाइलिंग के केस में ही है। डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं किया ना, इसलिए वो अभी तक डिसेबल है, ठीक है। देखिए अभी तो कुछ सैंपल वैसा है नहीं, तो इसमें भी आप जब यहाँ स्टार्ट फाइलिंग करेंगे ना, हाँ डॉक्यूमेंट दिया होगा तो उधर दिखाएगा, हाँ वो उधर आ हो जाएगा, जाएगा। हाँ
अभी यहाँ जैसे स्टार्ट फाइलिंग करेंगे तो उसमें 5 ऑप्शन आ जाएगा। पहला क्या है आपका बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी इसमें भरा हुआ होगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर सपोज़ कुछ भी एक मिसिंग है तो उसको देख के फिर क्लाइंट से पूछ के वहाँ डाल देना। फर्स्ट हो गया बेसिक डिटेल्स। सेकंड हो गया इनकम सोर्स। इनकम सोर्स में क्लिक करेंगे, 5 हेड आपका ओपन हो जाएगा। 5 हेड में जो इनकम जिस हेड में जाएगा उसको वहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। अगर सपोज सैलरी है तो वहाँ पर फॉर्म 16 अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, तो अपलोड करके डिटेल्स जो भी डालना है, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आएगा डिडक्शन का, जो भी डिडक्शन देना है, ATC, ATD, जो भी उसको ATC वो सब बता देंगे बाद में। जो भी डिडक्शंस का डिटेल है वो वहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट वाले में आएगा टैक्स पेड, ठीक है। टैक्स पेड में क्या क्या वहाँ 26 ईयर्स अपलोड हो जाएगा, चालान डिटेल्स वो सब जो भी है वो सब अपलोड हो जाएगा। अपलोड भी हो जाएगा, मैनुअली भी उसको एडिट करके भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो कैपिटल गेन वाला जो हम बताए थे, कहाँ पर अपलोड होगा? इनकम में। इनकम में जाएंगे, 5 हेड खुल जाएगा। 5 हेड में 4th वाला जो कैपिटल गेन है वहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करके वहाँ वेरीफाई करेंगे। डिडक्शन से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पर जाके चेक करेंगे, ठीक है। टैक्स पेड से कुछ रिलेटेड डिटेल्स है तो वो वाले टैब में जाके उसको ओपन करके क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, या अगर मिसिंग है तो ऐड करेंगे। जब 5 सब कुछ जब पूरा भर देंगे, ठीक है, हम क्या क्या भर दिए, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लिए, इनकम डिटेल चेक कर लिए, डिडक्शन डिटेल्स चेक कर लिए, टैक्स पेड डिटेल्स चेक कर लिए, तो लास्ट में फिर समरी आएगा। समरी में जब क्लिक करेंगे तो ऊपर में उसमें कंपैरिजन वाला भी रहेगा। किस चीज़ का कंपैरिजन? ओल्ड वर्सेस न्यू। दोनों का टैक्स वहाँ पर अपने आप दिखा देगा कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पर टैक्स ऐड कर रहे थे ना, वहाँ ऑटोमेटिक दिखा देगा कि ऐसे ओल्ड का कैलकुलेट हुआ, ऐसे न्यू का कैलकुलेट हुआ। दोनों में जो भी बेनिफिशियल होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा, पूरा उसको डिटेल्स वहाँ मिल जाएगा। फिर वहाँ पर कंप्यूटेशन भी उसको चला गया अपने आप। फिर वो क्या करेगा, वहीं पर नीचे में ऑप्शन रहेगा अप्रूव का, अप्रूव कर देगा। अप्रूव करके टैक्स पे करेगा। अगर टैक्स पेड में उसको डिटेल्स चाहिए, हेल्प चाहिए, तो ये वाला आपको कहाँ लिखेंगे, इसको चैट बॉक्स में। ये जो मैसेज ये सब दिखा रहे हैं ना, ये सब मैसेज कहाँ जाएगा, वहाँ पर, ठीक है। देखिए जैसे हम एक लिखे हैं ना, यू हैव सोल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन इतना इतना, प्लीज शेयर कैपिटल गेन स्टेटमेंट, ब्रैकेट में डिटेल्ड इन एक्सेल फॉर्मेट, ठीक है। जो 2 वर्ड बोले थे लिखे ना हम, यहाँ पर भी डिटेल्ड और एक्सेल। तो इसी तरह से आपको सॉफ्टवेयर में काम करना है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? सॉफ्टवेयर का समझ गए? तो क्लाइंट को जो भी फॉर्मेट चाहिए फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। ये जो बना हुआ है ना मेरे पास फोल्डर, तो ये फोल्डर आप लोग को दे देंगे कैपिटल गेन के लिए। जैसे ये फोल्डर है, फिर आपका ये हो गया टेम्पलेट। टेम्पलेट कौन सा? अगर कोई भी फोल्डर वो सब वाला कोई अपलोड नहीं ले रहा है तो ये टेम्पलेट दे देंगे, उसमें भर के फिर करेंगे। एसेट लायबिलिटी वाला, डिविडेंड वाला भी है एक। डिविडेंड का तो AIS में आ जाएगा, बट हो सकता है अगर AIS में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी कौन से डेट को डिविडेंड मिला, कौन से कंपनी से मिला और अमाउंट, बस ये डिटेल्स भर के वहाँ अपलोड करेंगे। डिविडेंड का डिटेल्स अपने आप आ जाएगा वहाँ, ठीक है। तो ये लग रहा है काम इसी है। हाँ हाँ, इसको फिलअप करेंगे, फिलअप करके सेव करेंगे, सेव करके फिर अपलोड करके फिर क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई में टोटल अमाउंट भी मैच कर लिए, दोनों का अमाउंट इक्वल आ रहा है तब तो सही होगा, ठीक है। अभी यहाँ तक कुछ डाउट? नहीं आया तो सेव क्या नहीं आया? क्लाइंट को बोले क्या सेव नहीं आया तो ये अमाउंट नहीं आया तो आप चेक करेंगे ना दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर सपोज़ अमाउंट सेम नहीं आ रहा है, 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे डिफरेंस क्यों है। तो पहला क्या होगा, 1000 रुपये का अगर सपोज डिफरेंस है तो इसका मतलब 1000 का कुछ गलती होगा। 1000 का फिगर में चेक करेंगे कि 1000 रुपीज़ का कौन सा है, हो सकता है मे बी वो वाले में गलती हो, या बहुत बार ये भी हो सकता है 2-3 गलती मिल के हो, तो कोई 300 रुपया, कोई 400 रुपया, 300,
मिला के कितना 1000 रुपया हुआ, तो हो सकता है 3 एंट्री में गलती हो। तो दोनों को क्रॉस चेक करेंगे, हाँ यहाँ पर 2000 है, वहाँ भी 2000, यहाँ 5000, वहाँ भी 5000, तो वैसे एक एक एंट्री चेक करेंगे। पहले तो शॉर्टकट में जाएंगे कि जितना अमाउंट का डिफरेंस है उतना वाला ट्रांजैक्शन खोजेंगे कि हो सकता है उसमें गलती हो, ठीक है। बट अगर वो वाले में भी गलती नहीं है तो फिर एक एक को चेक करना पड़ेगा, एक एक को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ कौन सा है, वहाँ कौन सा है, कौन सा इसमें है उसमें नहीं है, उसमें है इसमें नहीं है, पता चल जाएगा। तो भले ही AIS में नहीं हो, हम लोग इनकम में ले सकते हैं, बट अगर AIS में नहीं है, AIS में अगर है तो यहाँ पर भी लेना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि AIS में वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो लेकिन हम लोग के बैंक अकाउंट में रुपया आया हो, तो वो वाले को भी इनकम में हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर AIS में नहीं दिखा रहा है बट अदर सोर्स में कहीं पर दिखा रहा है कि हाँ ये इनकम मेरा है, तो उसको ऐड करेंगे। बट अगर इनकम में नहीं दिखा रहा है, AIS में है, तो फिर इनकम में उसको ऐड करना है, ठीक है। कहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है पर वो पैसा हमको मिला है, तो क्लाइंट बताएगा तो ऐड करेंगे। और अगर नहीं बताया सैलरी का बता दिए थे, हाउस प्रॉपर्टी बता दिए, थर्ड में और क्या बताए थे? कैपिटल गेन इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको अपलोड करेंगे और सेल अमाउंट मैच करेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन का जानबूझकर हम कुछ पढ़ाए नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन में सिर्फ आप अपलोड करेंगे और सेल अमाउंट को मैच करेंगे, उसमें काम कुछ नहीं और आपका, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको याद भी नहीं रहेगा, कंफ्यूज भी होंगे, तो इसलिए वो सब नहीं बता रहे। कुछ करना भी नहीं ना, सिर्फ तो अपलोड करना है वहाँ। क्रॉस चेक में सिर्फ सेल अमाउंट को क्रॉस चेक करना है। अभी नेक्स्ट क्या बचा? अदर सोर्स, ठीक है। बिजनेस इनकम इसलिए नहीं बता रहे, बिजनेस इनकम का तो पूरा डिटेल क्लाइंट दे देगा ना कि आपका उसका टोटल सेल इतना हुआ है, परचेज इतना हुआ है, एक्सपेंस इतना हुआ है, तो इसीलिए डिटेल वाइज वो भरा जाएगा, इसलिए वो भी नहीं बता रहे। अदर सोर्स में क्या क्या आता है? डिविडेंड, ठीक है, इंटरेस्ट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इनकम बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब कि सपोज़ आपको जो कुछ भी शेयर्स है या डिबेंचर्स है, तो डिबेंचर्स में बहुत बार होता है ना कि आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो वो सब इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, वो सब, ठीक है। कमीशन इनकम, फैमिली पेंशन, रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी एंड प्लांट, सपोज़ कि किसी का कुछ मशीन है रेंट पे दिया हुआ, वो सब। एडवांस मनी फॉरफिटेड, ठीक है, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स और कैजुअल इनकम, ठीक है। इसके अलावा ड्रीम 11 लॉटरी इनकम, ठीक है, 9 करोड़ हो गया नहीं। और इसके अलावा जो भी बच गया वो यहाँ जाएगा, ठीक है। कैजुअल इनकम इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कुछ उसका रेगुलर बिजनेस है उस सेम चीज़ का, तो वो तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। कैजुअल मतलब ऐसी कुछ एक बार उसको कमा लिया तो यहाँ, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी जाता है, गिफ्ट इनकम भी जाता है। गिफ्ट सपोज़ कोई अगर 1 लाख का गिफ्ट कर दिया, वो भी इनकम है ना उसका, वो सब भी यहाँ जाएगा। 50,000 तक का गिफ्ट कर सकता है, ऐसा थोड़ी कोई किसी को एक चॉकलेट गिफ्ट किया उसका भी इनकम टैक्स भरेंगे, नहीं ना। क्या स्टार्ट किए हो? नहीं, पॉज किए थे ना, स्टार्ट नहीं किए। हाँ, कोई किसी को गिफ्ट करेगा या कोई किसी को टेडी बियर दे रहा है, उसमें टैक्स कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं ना। तो उसका कुछ एक लिमिट होना चाहिए ना कि चलो ठीक है 10,000 का दे दिया टेडी बियर, 20,000 का दे दिया, तो 50,000 तक का अगर देगा तो छोड़ देंगे। बट अगर 60,000 का टेडी बियर दे रहा है, पूरा 60,000 उसका इनकम मानेंगे, ठीक है। अगर 40,000 या 50,000 तक का टेडी बियर है तो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है गिफ्ट में। 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो पूरा होल अमाउंट पे, सिर्फ एडिशनल अमाउंट पे नहीं। 60,000 है तो पूरा 60,000 के ऊपर, ठीक है। ये सब वही है, इसमें कुछ पढ़ने का तो है नहीं, ये वही सब लिखा है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल गेम, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, ये सब जो है ना इसमें 30% टैक्स लगता है, ठीक है, फ्लैट रेट। कौन कौन से में? लॉटरी में, क्रॉसवर्ड पजल गेम्स, फिर ये आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज,
ये सब में फ्लैट 30%, ठीक है, स्लैब रेट में नहीं जाएगा वो सब। ये वही एक एक करके सारे इनकम को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये सब तो पढ़ के कुछ काम का है नहीं अभी हम लोग का। डिविडेंड क्या होता है? जो आप लोग शेयर्स खरीदे, शेयर्स के बदले डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ये है ना, डिविडेंड को यहाँ पर ऐसे करके दिखाते हैं। ये सब कुछ काम का नहीं है हम लोग का। वही वो जो गिफ्ट काम बता रहे थे ना कि अगर 50,000 से ज़्यादा का है, कम का है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा का है पूरा टैक्सेबल है। अच्छा, बट अगर गिफ्ट ये सबसे मिल रहा है, ठीक है, तो फिर इनकम टैक्स में नहीं जाएगा, ठीक है। वो जो गिफ्ट था वो ऐसे ही, मतलब कोई भी ऐसे ही फ्रेंड या कोई वैसे दिया तो, बट अगर गिफ्ट इनसे मिल रहा है, किनसे किनसे? फादर, मदर, स्पाउस, डॉटर एंड सन, ब्रदर सिस्टर, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब फादर के ब्रदर, बड़े पापा, चाचा, ठीक है, सिस्टर, पीसी, उड़िया में पीसी बोलते हैं ना, मदर, हर ब्रदर एंड सिस्टर, मामा, मौसी, ठीक है, साला, साली, ठीक है, और सास, ससुर, ठीक है। कुछ दहेज भी मिल रहा है तो भी बच जाएगा उसमें। सास ससुर सुन के आप लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? देखिए 50,000 लिखा है ना, ये 50,000 का लिमिट है, ठीक है, गिफ्ट वाले में। तो देखिए उसका एग्जांपल देखिए, ठीक है। अभी रिंग मिला, किससे मिला? मदर से। कितने का? 1 लाख। 50,000 से ज़्यादा टैक्स होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? किससे मिल रहा है? मदर से। बट कोई अगर फ्रेंड को दे रहा है तो जाएगा, ठीक है। गिफ्ट करना है, 50,000 से कम का रिंग दीजिएगा, टैक्स लग जाएगा नहीं तो। फ्रेंड से मिला कितना? 2.5 लाख, तो 50 से ऊपर वो दी। क्या उससे मिला कि वो दे रही है? अच्छा, ठीक है। अगर 2.5 लाख, हाँ 30% ये स्लैब रेट में जाएगा। 30% किस में जाएगा? पजल, गैमलिंग, वो सब हो गया पजल में, वो ड्रीम 11 वो सब हो गया, और लॉटरी और वो रेस वाला, ठीक है। हाँ, तो घोड़े को दौड़ा रहे, रेस में रुपया लगा रहे तो मिल जाएगा, ठीक है। गधे को दौड़ा रहे तो ठीक है। इनएडुकेट कंसिडरेशन, इनएडुकेट कंसिडरेशन मतलब 1 लाख का सपोज कुछ दिए, ठीक है, उससे लिए 40,000। 1 लाख का सामान दे रहे, ले रहे 40,000, कितना का गिफ्ट हुआ? या इनएडुकेट कंसिडरेशन कितना हुआ? 60,000। 50,000 से ऊपर है तो 60,000 पूरा इसमें जाएगा, ठीक है। बट अगर सपोज 1 लाख का गिफ्ट किए, ठीक है, 51,000 उससे लिए, कितना का गिफ्ट उसको मिला? 49 लेस किए ना, 49, 50 से कम है कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। 50 से ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल है। कितना? पूरा। देखिए गोल्ड ज्वेलरी परचेज किया कितना में? 1,80,000, ठीक है। कोई रिलेटिव से 1,80,000 में परचेज किया, उसका मार्केट वैल्यू कितना था? 2,80,000। कितना होगा उसका गिफ्ट वैल्यू? 1 लाख ना। 280 का सामान था, दिया कितना? 180, तो उसको कितना मिला? 1 लाख जो है वो टैक्सेबल है, 50 से ऊपर है ना। ये भी वही सेम चीज़ है। मार्केट वैल्यू कितना था? 15। वैल्यू ऑफ द हाउस 16 लाख, टैक्सेबल अमाउंट 16, ठीक है। अमन गिफ्ट द हाउस टू हिज बेस्ट फ्रेंड अजय। आप लोग का एक ऐसा फ्रेंड है क्या? नहीं। अच्छा फ्रेंड बनाइए, देखिए बेचारे को 16 लाख का घर दे दिया,
उससे दोस्ती कर लीजिए आप मन से, बेस्ट फ्रेंड बन जाए। अजय को दे दिया गिफ्ट, तुमको नहीं दिया। ठीक है, ये भी वही है। तो बताइए, कैश गिफ्ट 5 लाख जाएगा? इनकम है, जाएगा 50 से ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी 40 लाख विदाउट कंसिडरेशन, जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी 40 लाख विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन विथ इनएडुकेट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितना दिया? 25। टैक्सेबल कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, इसमें फोर्थ वाले में 10, फिफ्थ में कितना? 10, तो 2 लाख कितना होगा? 8 लाख होगा। एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, अभी कितना तक होगा? क्या उसका कुछ लिमिट नहीं है। आप करोड़ों भी कमा लीजिए खेती बाड़ी करके, टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए तो कर रहे हैं। हाँ, कौन कर रहा है याद नहीं। HRA का फॉर्मूला याद है? क्या है? क्या है HRA का फॉर्मूला? हाँ, और कितना? किसका -10%? एक्टर कौन खेती बाड़ी कर रहा है वो याद है। HRA का फॉर्मूला इतना बार बता दिया वो याद नहीं। रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक, एक्चुअल HRA रिसीव्ड और 50% ऑफ बेसिक। ये सब याद रखिए। कौन खेती बाड़ी कर रहा है वो याद करके कुछ नहीं मिलेगा। और दिन भर इंस्टा रील स्क्रॉल करके कौन खेती बाड़ी कर रहा है, कौन फोटो डाल। इसलिए खेती बाड़ी कर रहा है। हाँ, अच्छा। कर रही है लड़की। आपको आके बताया था क्या? कॉल किया था? नहीं। ठीक है, डिडक्शन अदर सोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनकम वाला पार्ट अभी पूरा कंप्लीट हो गया। अभी डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन में पहले क्या क्या था? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाला था, वो सब अलग है। ठीक है, HRA वो सब एग्जाम्पशन वो अलग है। ये पूरा एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये डिडक्शंस जो हम लोग GTI निकालते थे ना, हाँ, जो हम लोग GTI निकाले थे ना, ग्रॉस टोटल इनकम, उससे ये सब लेस होगा। ठीक है, लेस होके क्या आएगा? टोटल इनकम। अभी ATC में क्या क्या जाएगा? एक तो हम बता दिए थे ऑलरेडी, प्रिंसिपल ऑन किसमें? हाउसिंग लोन। कैपिटल कहाँ से आ गया इसमें? प्रिंसिपल ऑन हाउसिंग लोन, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ जाएगा? ATC, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वहीं पर लेस हो जाएगा। ठीक है, कैसे लेस होगा? हाउस प्रॉपर्टी इनकम माइनस म्यूनसिपल वैल्यू, फिर उसके बाद 30%, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट ATC में यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर CCD ये सब है आपका। NPS का पढ़े थे ना, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम। न्यू में कौन कौन सा जाएगा? सिर्फ NPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, तो वही ATCCD वही है NPS का। ATD हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है,
अगर एज आप पेरेंट्स का एज सपोज 60 प्लस है, ठीक है, तो उस केस में अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 50,000। अगर 60 प्लस एज है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना? 50,000 पर पर्सन, टोटल 50,000, ठीक है। अगर सपोज एज 60 से बिलो है, ठीक है, किसका किसका? उसका या उसका फैमिली, उसका फैमिली में कौन? वो उसकी वाइफ, या अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड और उसके बच्चे लोग, ठीक है। फैमिली मतलब बस उतना ही, वो उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका एज 60 से बिलो है, ठीक है। किसका एज? सबका, उनके लिए इंश्योरेंस लिए। उस केस में टोटल मैक्सिमम कितना जाएगा? 25,000 तक, ठीक है। अगर हेल्थ चेकअप हो रहा है, हेल्थ चेकअप का कितना खर्चा जाएगा? 5,000। अगर चेकअप करवा रहा है, चेकअप मतलब ब्लड टेस्ट या कुछ भी चेकअप करवा रहा है, ठीक है, फुल बॉडी चेकअप जो भी, पूरा साल भर में कितना? 5,000। अगर इंश्योरेंस है तो 25,000। पेरेंट्स का एज 60 प्लस है तो 50, 60 से बिलो है तो 25, ठीक है। अगर 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, उस केस में अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर पे, लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर सिर्फ 60 प्लस में मिलेगा। सीनियर सिटीज़न जिनका इंश्योरेंस नहीं है तो 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो खुद 60 साल का है, 60 प्लस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उस केस में भी मेडिकल एक्सपेंडिचर पे उसको 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। ATE ये सब तो बता दिए थे, ठीक है। ATE वही एजुकेशन लोन है, ठीक है। EEB है आपका ये व्हीकल लोन। व्हीकल में भी कौन सा? सारा व्हीकल नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना लोन लिया होगा? लोन में क्या देगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट दिया वही जाएगा वहाँ पर, ठीक है। EE और EA बता देना, याद आ रहा है? हाउस प्रॉपर्टी के टाइम बता देना। एक में कितना था? 50 लाख से कम का प्रॉपर्टी, 35 लाख से कम का लोन अमाउंट, 16-17 के बीच लिया है तो उस समय कितना डिडक्शन मिलेगा? और वो वाले में था ना कि किसी भी अदर सेक्शन में क्लेम, अदर सेक्शन में इंटरेस्ट क्लेम नहीं करेगा तो उसमें क्लेम कर सकते हैं। वो था EA में क्या था? प्रॉपर्टी वैल्यू 45 जो बोल रहे हैं ना, EA में था। हाँ, EE में था प्रॉपर्टी वैल्यू 50, लोन सैंक्शन अमाउंट 35। 45 सब में घुसा रहे, 45 EA में है प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। EEB में व्हीकल लोन वाला है। देखो यहाँ लिखा है सब, देखो ATE बोले थे ना, हायर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए लोन। लोन में क्या होगा? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो भी एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसमें जितना भी इंटरेस्ट दिया है किस में जाएगा? ATE। EEA में वही लोन वाला जो बताए थे वहाँ पर। EEB व्हीकल वाला, ठीक है। व्हीकल में भी कौन सा? सिर्फ इलेक्ट्रिक, पेट्रोल वाला व्हीकल पे नहीं मिलेगा कुछ, नहीं। अमत बोले केरोसिन वाले में। ATG हो गया डोनेशन, ठीक है। डोनेशन जैसे प्राइम मिनिस्टर का कुछ फंड होता है, रिलीफ फंड या अर्थक्वेक फंड या वो सब जो भी होता है, या किसी NGO में डोनेट किए, या जैसे कोविड आया था तो उस समय एक फ़ंड था ना, चीफ मिनिस्टर का भी कोविड वाला एक फ़ंड था, ठीक है। तो वो सब का डिडक्शन मिलेगा। नहीं, डोनेशन किसको कर सकते हैं? NGO को भी कर सकते हैं। NGO ये सबको डोनेशन जो करेंगे उसमें कितना है? 50% है, ठीक है। 50% मतलब क्या? आप सपोज 1 लाख रुपया डोनेट किए, ठीक है, डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना डोनेट किया उसका 50%, या फिर जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10%। अगर सपोज ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख है, ठीक है, उसका 10% कितना हुआ? 50,000। दूसरा लिमिट क्या था? 50% ऑफ द डिडक्शन। डोनेट के सपोज 80,000, 50% कितना हुआ उसका? 40,000। तो 40,000 या फिर ग्रॉस टोटल इनकम का 10%, दोनों में विचेवर लोअर है, 40,000 लोअर है, 40,000 डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और जो आपका जो मेन जो बड़े बड़े फंड रहते हैं जैसे PM वाला, वो सब हो गया, वो सब में 100% है, ठीक है। किसी किसी में 50% अलाउड है, किसी किसी में 100%। मोस्टली आपका 50% ही है, 100% सिर्फ 4-5 फंड में ही है।
पॉलिटिकल पार्टी उसको अगर कुछ डोनेट कर रहा है तो 100%, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस बीजेपी वो सबको कुछ मिल रहा है तो कितना, पूरा जितना दे रहा है रुपया उतना मिल जाएगा डिडक्ट, ठीक है। जीजीबी में क्या होगा, कंपनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जीजीबी में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, कंपनी। जीजीसी में कोई भी पर्सन, ठीक है। किसको कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। बोलते हैं ना पार्टी फंड, तो उसमें अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो एग्जेम्पशन, ठीक है। 80 जीजी रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, ठीक है। कोई अगर भाड़े पे रह रहा है, कोई अगर भाड़े के घर पे रह रहा है, रेंट दे रहा होगा, ठीक है। अगर सपोज़ वो सैलरी नहीं, मतलब अगर सपोज़ वो बिज़नेस जॉब नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है तो उसको HRA ये सब नहीं मिल रहा होगा, या सपोज़ उसके कंपनी वाले उसको HRA प्रोवाइड नहीं करते, तो उस केस में यहाँ पर वो 80 जीजी में क्लेम कर लेगा। बट अगर HRA क्लेम किया है तो यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये कब कर सकता है, HRA क्लेम नहीं किया और रेंट पे रह रहा है। इसका मैक्सिमम कितना मानते हैं हम लोग, 5000 × 12 60,000, ठीक है। ये देखिए 80CCD कौन सा, पेंशन स्कीम ऑफ, वही NPS का जो बोले थे ना, NPS का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। CCD का 3 था ना, वो वही था, एक में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वैसे करके। 80D कौन सा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, वही 25,000 50,000 वाला जो बताए थे ना, तो मैक्सिमम कितना तक ले सकता है, 75,000 है ना। इधर 25 उधर 50 मिला के कितना, 75। 80DD क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है। कोई अगर डिसेबल पर्सन है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन हो सकता है, उसका कोई बच्चा हो, उसके पेरेंट्स हो, उसकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, कुछ भी, अगर वो लोग क्या कौन है उसके ऊपर डिपेंडेंट डिसेबल्ड, उसका जो भी मेडिकल का खर्चा होगा उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना डिसेबल्ड है। फिर 80DD भी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज़ वहाँ बताया हुआ है अलग से, तो उसमें वही मेंटल डिसऑर्डर या वो सब काफ़ी कुछ है उसमें, तो वो भी कितना उसको डिजीज़ है उस पर ही डिपेंड करता है। और डिसेबिलिटी वाले में भी सीवियर डिसेबल है कितना परसेंट, 80% डिसेबल है, 40% 60%, उस पर वो अमाउंट डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था, 80C, क्या क्या जाएगा, LIC जाएगा, प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट किया है वो जाएगा, और कौन सा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जाएगा, FD में कुछ रखा है वो जाएगा, ठीक है। किसके लिए है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर और HUF। आप लोग को तो वही इंडिविजुअल का ही भरना है ना। कितना अमाउंट, 1.5 लाख, 1.5 लाख क्या अलग अलग सब मिला के मैक्सिमम 1.5, ठीक है। क्या क्या है ये सब लिखा हुआ है, नेशनल सेविंग में किया होगा, LIC PPF में डाला होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस वो जो बोले थे ना फिक्स डिपॉजिट, वही 5 साल का फिक्स डिपॉजिट, और 5 साल के पहले वो विड्रॉ नहीं कर सकता। जब विड्रॉ करेगा तो जितना एग्जेम्पशन लिया था उतना इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सब में मेन जो कॉमन है वही है आपका PF होगा, PF के अलावा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट होगा, LIC होगा, ठीक है। ये सब कॉमन है, बाकी बहुत जन का नहीं होगा वो, या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड वो ELSS स्कीम वो सब होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख, ठीक है। ये सब भी वही है, ये सब रीड करेंगे पता चल जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, इसमें भी वही 1.5। CCD वही NPS, ठीक है। तो ये वाला 80C और ये मिला के मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर वहाँ सपोज 80C में 1.5 लाख ऑलरेडी क्लेम कर लिए, तो इसमें 50,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय NPS में 2 था ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 80C वाला वो, और ये इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल 50,000 मिल जाएगा, तो 1.5 लाख वहाँ, 50,000 यहाँ।
वहाँ क्लेम नहीं किया होगा तो यहाँ भी क्लेम कर लेंगे पूरा, ठीक है। ये 80 CCD1 क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना, डिडक्शन इज कैप्ड एट 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस जो उसका सैलरी है उसका 10% किस में मिलेगा, 80 CCD1 में। इसका लिमिट ये है। 50,000 जो हम बोल रहे थे वो एडिशनल डिडक्शन, वो कहाँ जाएगा, CCD1B। फर्स्ट पेज में देखे थे ना, CCD का 3 था ना, बताए थे ना CCD का 3 है। एक हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और एक हो गया एडिशनल। एडिशनल कौन सा, वही 50,000, ठीक है। एंड एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू 50 इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 CCD1, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कितना, अप टू 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। जो भी उसका सैलरी उसका 10%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना है उसका डिडक्शन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का भी वही 10% ही है, ठीक है। अच्छा, अगर वो सैलरी बेसिस में तब तो 10% ऑफ सैलरी, बट इन केस अगर सैलरी में नहीं है, जॉब बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बिजनेस कर रहा है तो 0 होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उस केस में 20% उसको देंगे, वो वाला 0 हो गया ना। नॉर्मली क्या 10 और 10 करके 20 देते थे। बिजनेस कर अगर सैलरी में नहीं है उस केस में क्या होगा, वो वाला 0 हो गया, 20 दे देंगे उसको, ठीक है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो 14, नहीं तो 10, ठीक है। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14%, नहीं तो 10। अच्छा, अभी वो जो डिडक्शन था ना, ATC में भी मैक्सिमम 1.5 था, ठीक है। CCC में भी कितना था, 1.5। CCD1 में भी कितना था, 1.5। तीनों में 1.5 था। इसमें मैक्सिमम तीनों का मिला के भी मैक्सिमम 1.5 होगा, ठीक है। अलग अलग तो 1.5 है, तीनों का मिला के मैक्सिमम कितना जाएगा, 1.5। लेकिन 1.5 जाएगा इसमें जो है, ये जो 50,000 80 CCD एडिशनल डिडक्शन वो 50 मिल जाएगा, तो 1.5 वो 50 वो एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 लाख वो, प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, 1.5। फिर जो 80 CCD का 3 पॉइंट था, एक क्या था, एडिशनल डिडक्शन 50, वो तो मिलेगा। उसके अलावा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में 10% वाला कैपिंग है, बट यहाँ जो अमाउंट है 1.5 लाख, इसमें कैपिंग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला उसको छोड़ के 1.5 लाख के अब ओवर एंड अबव वो है 1.5, 50-20 के अलावा है, और बाकी दोनों भी, ठीक है। तो 80C जो था ना, उसमें ट्यूशन फीस भी ज़्यादा है, चिल्ड्रन का ट्यूशन फ़ी, ठीक है। कोई भी चिल्ड्रन का ट्यूशन फ़ी, अभी अगर आप कोई भी स्कूल में पढ़ रहा है उसका आप देखेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, ट्यूशन फ़ी होगा, लाइब्रेरी फ़ी होगा, बस फीस भी होगा, ट्रांसपोर्ट का रहता है ना, बस फीस वो सब भी रहता है। तो उसमें कौन सा एग्जाम्पशन है, सिर्फ ट्यूशन फीस। लाने ले जाने का भी वो लोग लेते हैं ना, ट्रांसपोर्ट का, तो वो वाला इसमें नहीं जाएगा। इसमें कौन सा जाएगा, सिर्फ ट्यूशन फी, बच्चे का ट्यूशन फी जितना भी दिए पूरा इसमें जाएगा, ठीक है। किसमें, 80C लिमिट कितना है, 1.5। ATD का वही 25 और 50, ठीक है, जो बताए थे ना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इन एनी मोड अदर देन कैश, या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड पेड इन एनी मोड अदर देन कैश फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन और फॉर होम हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट टेकन, वो वाला इसमें जाएगा। अगर कैश में दिए तो नहीं जाएगा। कैश के अलावा कोई भी बोल देगा ना कि हाँ मैं 1 लाख रुपया खर्चा किया हो, बोले कहाँ है प्रूफ दिखाओ, बोलेगा मैं तो कैश में दिया था, प्रूफ नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए अगर कैश में है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला जो था ना वो नहीं लेते। अगर अदर देन कैश है, अदर देन कैश मतलब चेक, बैंक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, UPI कुछ भी, तो फिर जाएगा।
हेल्थ चेकअप वही 5,000 जो बताए थे ना, ठीक है। अगर ये 60 साल से कम है तो 25, 60 साल से ज़्यादा है तो 50, टोटल कितना मैक्सिमम हुआ 75। दोनों का ये जगह 60 प्लस है, सेल्फ का भी 60 प्लस, पेरेंट्स का भी 60 प्लस, तो 50 और 50 1 लाख। दोनों का एज 60 बिलो है, उसका भी कम है, उसका भी 25 25 50, ठीक है। यहाँ हेल्थ चेकअप इसलिए नहीं लिया हुआ है, हेल्थ एक्सपेंडिचर भी इसलिए नहीं लिया हुआ है कि अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे तो मतलब इंश्योरेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस होगा तो हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, है ना। हेल्थ एक्सपेंडिचर वाला कब लेते हैं, जब इंश्योरेंस नहीं होगा उसका। हेल्थ चेकअप भी कब होगा उसका, अगर इंश्योरेंस होगा तो हेल्थ चेकअप तो उसमें कवर रहता है ना, वही इसीलिए वो वाला नहीं लिया हुआ। अच्छा, जो डिसेबल वाला बताया था ना 80DD, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, उसमें भी डिडक्शन मिलता है, उसके लिए अलग से एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। फॉर्म कहाँ भरेंगे, वही फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाके एक फॉर्म उसको भरेंगे, ये फॉर्म में। इसमें वही लिखना है कि हाँ ये पर्सन है, उसके साथ क्या रिलेशन है, कितना % डिसेबल है, और साथ में एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच करना पड़ता है, ठीक है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट का बता रहे थे ना, ये सब ट्रीटमेंट है, ठीक है। क्रोनिक रेनल फेलियर, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिमेंटिया, ये सब वाले में उसको मिलेगा, ठीक है। रिलेशन क्या क्या, डिपेंडेंट मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। ATDD भी स्पेसिफाइड डिजीज में कितना डिडक्शन है, अगर लेस देन 60 है तो एज 40,000, उससे ज़्यादा है तो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, ठीक है। जिनको भी वो डिजीज़ है, अगर 60 ईयर्स से कम है तो 40,000, ज़्यादा है तो 1 लाख, ठीक है। डिसेबिलिटी वाला में हम बोले थे ना % पे डिपेंड करता है, तो कितना % डिसेबल है। डिसेबल मतलब क्या होगा उसका, हो सकता है लेफ़्ट साइड का काम नहीं कर रहा हो सकता है राइट साइड का काम नहीं कर रहा, वैसे कितना % डिसेबल है। तो वो जो मेडिकल जो डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि इतना % डिसेबल है, बॉडी का इतना % काम नहीं कर रहा है। 40% है तो 75, 80% है तो 125, 60% है तो 60% है तो कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में ना 75 में। 80 मतलब 80 और उससे ज़्यादा, 40 मतलब 40 या उससे ज़्यादा, 30% है तो कहीं नहीं जाएगा। 40 या उससे ज़्यादा में 75, 80 या उससे ज़्यादा में 1,25,000, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, ठीक है, कितना डिडक्शन है, जितना वो इंटरेस्ट पे किया। बट अगर वो बोलेगा कि मैं अगर फ्रेंड से लिया हूँ, रिलेटिव से लोन लिया हूँ, रिलेटिव को मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, उस केस में नहीं जाएगा, ठीक है। वो तो अपना खुद के रुपए से पढ़ाई कर रहा होगा, बोल रहा होगा मैं फ्रेंड से लोन लेके डिडक्शन क्लेम कर लेगा, बोलेगा मैं 20% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 40% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, नहीं होगा ना वैसे। तो लोन कहाँ से लेना है, रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है, लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट पे किया पूरा का डिडक्शन मिलेगा। 10 लाख इंटरेस्ट की दिया तो भी पूरा, इसमें कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है। कब से डिडक्शन मिलेगा, जब से वो इन विच टैक्स पे स्टार्ट रीपेइंग द लोन, ठीक है। वहाँ से कितना 8 साल तक, ठीक है। कोई क्या करेगा, पढ़ते ही जा रहा, बोलेगा मैं लाइफ लॉन्ग पढ़ रहा हूँ, इसीलिए कब से अवेलेबल ओनली फॉर 8 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच टैक्स पे स्टार्ट रीपेइंग द लोन। जब से लोन रीपे करना चालू किया तब से लेके 8 साल, या सपोज अगर 2 साल में लोन पे कर दिया तब तो बाकी 6 साल इंटरेस्ट नहीं देगा ना, इसलिए विच एवर इज अर्लियर, तो ये पॉइंट उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही 8 साल तक मैक्सिमम उसको मिलेगा। वही लिखा है कि अगर 8 साल का लोन लिया है, 5 साल में लोन क्लियर कर दिया, 5 साल तक ही मिलेगा भाई। ATE भी बता दिए थे वहाँ पे उस दिन, बताए थे ना वही 50 लाख 35 लाख वो वाला।
ई ए भी वही 45 लाख वाला जो था ना, ठीक है, 1.5 लाख मिलेगा, वहाँ 50,000 मिलेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? यहाँ लोन अमाउंट 35, वहाँ 45, प्रॉपर्टी वैल्यू 40, वहाँ 45, ठीक है। डिडक्शन यहाँ 50,000, वहाँ 1.5 लाख, और साल का डिफरेंस है। ई भी वही इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना जो इंटरेस्ट दे रहा है मैक्सिमम कितना, अप टू 1.5 लाख, ठीक है। लोन कहाँ से लेना है? दोस्त से नहीं लेना, किससे लेना है? बैंक है, NBFC, ठीक है। 2 व्हीलर के लिए मिल सकता है, 4 व्हीलर के लिए भी मिल सकता है। लोन सैंक्शन अमाउंट कब से कब तक? 19 से 23, ठीक है, खत्म, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या समझ में आया? उसके बाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब क्लियर लिखा हुआ है, ग्रुप में डाल दिए। उसके बाद रीडिंग करने से ही समझ में आ जाएगा। कल आपका दूसरा जो डिडक्शन है वो ख़त्म कर देंगे और पूरा एक बार एंटायर रिवीजन।